तहरीक की कोख से निकले मुल्क के कद्दावर लीडर रामविलास पासवान को मुल्क ने दी आखिरी विदाई। पटना के दीघा घाट पर आजान लीडर की पूरी सरकारी आगाज के साथ अदा की जा रही है आखिरी रसूम। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम का करेंगे आगाज। देही इलाकों की अमलाक की तस्दीक के बाद दिया जाएगा मालिकाना हक। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की तामीर का काम पकड़ रहा है रफ्तार। एक मंजिल के लिए तराशे गए पत्थरों को वर्कशॉप से भेजा जा रहा है मंदिर के मकाम पर। और कोरोना के खिलाफ उठाए गए सख्त इक़दाम के सामने आने लगे हैं नताइज। सेहतयाब होने वाले मरीजों की बढ़ रही है तादाद। शरह हमवात में आ रही है कमी। अवामी बेदारी के लिए चलाई जा रही है मुहिम। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और वो खबरें तफसील से। साबिक मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर रामविलास पासवान को आज पटना में आखिरी विदाई दी गई। पटना के दीघा घाट पर आज आने लीडर की पूरी सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम अदा की जा रही हैं। रामविलास पासवान का जुमेरात की शाम दिल्ली में वाक़ एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया था। उनका जसद खाकी गुज़िश्ता शब तैयारे के जरिए पटना पहुंचा था। अपने लीडर को बड़ी तादाद में लोगों ने घाट पर पहुंचकर आखिरी विदाई दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम के तहत देही इलाकों की इमलाक से जुड़े प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम का आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक से अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करने के अहल होंगे। इसके बाद मुताल्लिका रियासती हुकूमत के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम की जाएगी। 6 रियासतों के 763 गाँव के मुस्तफ़ीदीन इसमें शामिल हैं। इससे देही इमलाक के मालिकान को इक़्तिसादी फ़ायदा होगा और प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले तनाज़े में भी ख़त्म होंगे, जो कभी कभी दहाइयों तक चलते थे। इन कॉपियों को उनके मालिकाना के जरिए लोन लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दही इलाकों में इमलाक का रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा। 24 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म के जरिए शुरू की गई स्वामित्व स्कीम के तहत कॉपियों को मरहलेवार तरीके से सौंपा जाएगा। इस स्कीम का मकसद देही भारत के लिए एक मुत्तहदा इमलाक तस्दीक तस्फिया मुहैया कराना है। राजस्थान के करौली जिले के सोपड़ा थाना हलके के तहत भूखना गांव में अराजी तनाज़े को लेकर पुजारी को जिंदा जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सुबह से ही महलूक के घर देही रिश्तेदारों और सियासी पार्टियों के लीडरान की आमद और रफ्त शुरू हो गई है। महलूक की लाश उनके घर में रखी गई है। इस दरमियान अहले खाना ने मुतालबात पूरी होने तक आखिरी रसूम अदा करने से इनकार कर दिया है। रुकने पार्लियामेंट किरोड़ी लाल मीना भी भूखना गाँव पहुंचे और हुकूमत व इंतजामिया के सामने मुतासरीन के मुतालबात को पूरा करने की बात रखी। किरोड़ी लाल मीना की जानिब से मुतासरा कुनबे को 1 लाख रुपए की इख्तिसादी मदद मुहैया कराई गई। इसके बाद रुकने पार्लियामेंट बीजेपी लीडरान के साथ मुतासरा कुनबे के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। मामले की जांच के लिए बीजेपी का रियासती सतही वफ्द भी आज मुतासरा कुनबे से मिलने गांव पहुंचेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की तामीर का काम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वर्कशॉप में तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि के अहाते में ले जाने का काम शुरू हो गया है। एल&टी कंपनी इन पत्थरों को मंदिर के अहाते में पहुंचा रही है। पत्थरों का वैदिक रीति रिवाज के मुताबिक पूजन किया गया और फूल मालाओं के साथ उन्हें मंदिर के मकाम के लिए भेजा गया। राम के अकीदतमंदों और साधु संतों ने भगवान श्री राम के नारे लगाकर इन पत्थरों को वर्कशॉप से मंदिर के मकाम के लिए रवाना किया। मंदिर की बुनियादों की खुदाई का काम मामूल के मुताबिक चल रहा है। एक मंजिल की तामीर के लिए 1 लाख घन फुट पत्थर तराशा जा चुका है और दूसरी मंजिल में लगने वाले पत्थरों के तराशने का काम जारी है। 5 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से धीरे धीरे मुल्क के लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक मंदिर की तामीर का काम आगे बढ़ रहा है। एक मंजिल का काम पूरा हो चुका है
अभी जो नक्शे में परिवर्तन हुआ है वो 2 मंजिल का था, वो 3 मंजिल का हो गया। तो कम से कम हमारे पास 1 मंजिल का पत्थर तैयार है, अभी 2 मंजिल का काम बाकी है। वही राम जन्मभूमि वहीं कराएंगे, एलआईटी कंपनी वाले वही सब काम वहीं कराएंगे। आज भगवान राम का ये मंदिर जिसकी कल्पना भक्तों को बहुत दिनों से थी, कार्यशाला में पत्थर देख करके देश का लाखों लाख लोग जा चुका है। ये मंदिर तैयार होगा, कब तैयार होगा? आज वो पत्थर जो लोगों ने वर्षों से देखा था वो उठ करके राम मंदिर में लगने के लिए राम मंदिर परिसर में जा रहा है। ये पत्थर उस स्थानों पर यथा समय लग सके उसके पूर्व तैयारी होती है, इनकी सफाई है, इनका रख रखाव है, जिससे ठीक समय पर ठीक पत्थर ठीक जगह लगाए जा सकें। रामलला का जो काम चल रहा है बरसों से, उनके पत्थर जो यहाँ तैयार पड़े हुए हैं कार्यशाला में, तो उसकी आज ये शुरुआत की है जन्मभूमि में ले जाने की। तो हमने भाई एक तो क्रेन मंगवाई है और एक ट्रक मंगवाया है, और उसकी जो पत्थर ले जाने में जो हमको सामग्री लगती है उसकी पैकिंग वगैरह वो सब साथ में लेके आए हैं, और उसको व्यवस्थित यहाँ से ले जाके वहाँ जन्मभूमि में रखेंगे। जन्मभूमि में वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लेटफॉर्म पे ले जाके अभी हम शिफ्ट करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला में मेरठ के फनकार भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सरयू नदी के साहिल पर होने वाली रामलीला में पथिक सेना के कौमी सदर मुखिया गुर्जर कुंभकर्ण का किरदार निभाएंगे, जबकि उनके छोटे बेटे परविंदर सिंह शत्रुघ्न के किरदार में नजर आएंगे। राम का किरदार निभा रहे सोनू डागर और मां सीता का किरदार निभा रही कविता जोशी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अयोध्या में होने वाली इस रामलीला को लेकर सभी फनकारों में बहुत जोश है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने रामलीला को अजीमुश्शान बनाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। इस रामलीला का लाइव टेलीकास्ट सैटेलाइट न्यूज चैनल और सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया जाएगा। भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत का किरदार निभाएंगे, तो वहीं मनोज तिवारी अंगद और विंदु दारा सिंह हनुमान जी का किरदार निभाएंगे। फिल्म स्टार शाहबाज खान रावण, रजा मुराद अही रावण और इसरानी नादिर के किरदार में नजर आएंगे। हमारी इस क्रांति धारा मेरठ का, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारे आदरणीय जो हमारी रामलीला कमेटी है, जो उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, और मेरे डायरेक्टर साहब परवेज जी ने जो 15 दिनों से दिन रात रिहर्सल में मेरे अंदर जो परिवर्तन करके और मुझे इस कैरेक्टर में ढालने का काम किया है, रील और रियल दोनों चीज़ों मेरे सामने है। मैंने रियल में जो भूमिका अपने बेटे के लिए निभाई मेरठ की धरती पे, वही मैं मंच पे अपने भाई के लिए, यानी कि कुर्बानी बलिदान, बताओ आप लोग गवाह नहीं हो क्या मेरठ में? वही तो है। तो मुखिया गुर्जर तो साक्षात, चूंकि मैं पूजा पाठी भी हूँ और भक्त भी हूँ, तो वही मुझे किरदार मुझे दिया। तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाकी प्रैक्टिस चल रही है, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि वो चलते कैसे थे, थोड़ा बहुत टीवी में देखा था। तो मैं रामायण देखता हूँ उसके लिए कि राम जी कैसे स्माइल करते थे, कैसे चलते थे, कैसे धनुष पकड़ते थे, और जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ के हमारे सर हमें बताते हैं कि कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन किस डायलॉग पे देने, वो सारा काम हमारे सर कराते हैं। तो बस वही तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मतलब बहुत अच्छे से इसको निभाऊँ। बोलूँगी कि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है। रामलीला हर साल होती है, लेकिन इस बार जो वहाँ पर जो आधारशिला रखी गई है, उसके बाद ये पहली रामलीला है जो बहुत बड़ी, विश्व की सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं सीता माता के किरदार को निभा रही। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में सड़क तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल की मीटिंग में जानी नुकसान को रोकने के लिए लाहे अमल पर गौर व किया गया। वजीर आला ने कहा है कि सड़क तहफ़्फ़ुज़ को लेकर चीफ सेक्रेटरी सतह पर माहाना जायजा लिया जाए और अवामी शराकत यकीनी बनाई जाए। दीवाली से कबल सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुहिम शुरू की जाए। इसके लिए लोगों को बेदार करने के मकसद से होर्डिंग्स वगैरह लगाई जाएं। शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा किया जाए। ज़्यादा हादसात वाले इलाकों के सरहदी ट्रॉमा सेंटरों में सभी तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जाएं। ओवरलोडिंग रोकने के लिए पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट मुश्तरका टीम बनाकर काम करे।
लोग जो भी इससे संबंधित विभाग हैं वे इस पर विचार करें। हेल्थ विभाग के द्वारा भी जो भी बात हुई है 108 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ट्रामा जो आपके बने हुए हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, जहां आप मैन पावर दे सकते हैं मैन पावर दीजिए, नहीं तो IMA के साथ मिलकर के हम लोग कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं या कोई प्राइवेट पार्टी भी लेकर के उसको ट्रामा संचालित कर सकती है। हमें तो पब्लिक को सुविधा देने से मतलब है, तो सुविधा मिले तो उसके बारे में हमें इसको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसको लेकर के चलें और जो 2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग 50% जो है कमी दुर्घटनाओं में हमें लाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। तो उस उद्देश्य से हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय सभी लोग मिलकर के कार्य करें और अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्य और हर महीने इसकी समीक्षा हो। विभागीय मंत्री को विभागीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसकी रिपोर्ट करें। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हर महीने जो रिव्यू हो मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके बारे में अवगत करा करके बताएं क्या प्रोग्रेस और कौन विभाग हैं जिनके कार्य में अभी भी शिथिलता है। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी स्वयं समीक्षा करेगा और हर 6 महीने के बाद मैं स्वयं ही इसकी समीक्षा करूंगा। ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को यानी अप्राकृतिक मौतों के जो कारण हैं उसमें जो सब्सिडी मौतों का कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इनका पर हम प्रभावी नियंत्रण लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बरेली में 1999 से बंद पड़ी रबर फैक्ट्री को अब इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष कुमार गंगवार ने रियासती हुकूमत से बात की और जल्द ही फैक्ट्री के बंद होने से बेरोजगार हुए मुलाजमीन का बकाया अदा करने को कहा है। मरकजी वजीर ने कहा है कि रबर फैक्ट्री की खाली पड़ी जमीन पर वजारत दफा जल्द ही बड़ा कारखाना कायम करेगा, जिसके लिए वजारत दफा को तजवीज़ भेजी गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस पूरे मामले को संजीदगी से ले रही है और जल्द ही इस रबर फैक्ट्री के दिन पलटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था। अब मुख्यमंत्री जी ने रबर फैक्ट्री के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर दी है जो इसके सारे बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कितनी देनदारी है और किस किस की उसमें हिस्सेदारी नज़र आ रही है, इसको निस्तारित करके रबर फैक्ट्री का एक सही उपयोग हो। वैसे हमने भारत सरकार से मैं आग्रह किया है कि केंद्र का कोई यूनिट लग जाए, ख़ास तौर से डिफेंस का, तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। और डिफेंस वाले अब इस रुचि में है कि कहीं ना कहीं उद्योग धंधा लगाने का काम करें। रियासत के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहसिन रजा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में साधु संतों और पुजारियों के कत्ल पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी सिर्फ हाथरस पर सियासत करने पहुंच गए थे और अब कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों में लगातार हो रहे साधुओं के कत्ल पर खामोश हैं। किसी साधु संत के कत्ल और उनके साथ लगातार हो रही जुल्माना वारदातों पर उनके घर क्यों नहीं जाते वो। अक़लियती बहबूद वजीर ने कहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को साधु संतों पर हो रहे मजालिम नजर नहीं आए। मोहसिन रजा ने कहा है कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में साधु संतों और पुजारियों के साथ इस तरह के वाकयात क्यों रोनुमा हो रहे हैं। आप सभी ने देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर, उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता?
कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ारत बराए सेहत व कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा मरीजों में से अब तक 59,88,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,753 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 85.81% हो गया है। मुल्क में कोविड से शुरू शरह अमवात घटकर 1.54% रह गई है। आलमी वबा कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पूरा मुल्क इससे निपटने के लिए मुत्तहिद हो रहा है। वहीं हुकूमत हिंद की वज़ारत इत्तलात और नशरियात के जरिए मुसलसल बेदारी मुहिम चलाकर लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल के लिए बेदार किया जा रहा है। कानपुर में रियासती वज़ीर नीलिमा कटियार ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और रियासत में योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मुल्क और रियासत में कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ लगातार जंग लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के वक्त लोगों को खाने से लेकर सभी जरूरी अशिया मुहैया कराई गई। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी वायरस का खतरा टला नहीं है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सभी लोगों को एहतियात बरतते हुए मास्क लगाना जरूरी है। हाथों को लगातार सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए 2 गज की दूरी बनाकर रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में लगातार कोविड-19 से युद्ध लड़ा जा रहा है। चाहे लॉकडाउन का समय हो और उस समय आवश्यकताओं की उपलब्धता की बात हो, अनवरत उन आवश्यकताओं को आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचाने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रयास हुआ है। अभी वायरस का खतरा टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस को कवर करना है, मास्क को लगाना है और सैनिटाइज़र लेकर ही घर से बाहर निकलना है। इन बातों का ध्यान रखना है। हमारी ज़रा सी भी लापरवाही हमारे प्रियजनों पर भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी बहुत है जरूरी। भारतीय जनता पार्टी के कानून साज काउंसिल के रुकन विजय बहादुर पाठक ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक कोरोना के इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियात बरतते रहें। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म के जरिए शुरू की गई अवामी तहरीक कोरोना से बचाव में अपना अहम किरदार अदा करेगी। स्वाभाविक रूप से कोरोना के बचाव में मुख्य बात यह है कि हम दूरी बनाकर रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें और बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। हम सब पहन रहे हैं, आप सब भी पहने और प्रयास ये करें कि अपनी जो नाक है और मुंह है वो पूरी तौर पर ढके रहे। इस मास्क के लगाने के बाद भी मेरी आवाज़ जा रही है तो बोलते समय, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, सफाई का ध्यान रखें और उचित दूरी बनाकर रखें। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री ने इसे जन आंदोलन बनाया है और जन आंदोलन बना करके बहुत सारे विषयों का समाधान प्रधानमंत्री ने किया है। कोरोना को लेकर के भी देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उचित राह निकालेगा, लेकिन हम सब आगे बढ़ें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना से बचाव को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई अवामी तहरीक के सिलसिले में रियासती हुकूमत के वज़रा, इंतज़ामिया के अफसरान और समाजी तंजीमों ने भी अपील की है कि कोरोना के इन्फेक्शन से बचाव को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उन पर लोग ज़रूरी अमल दरामद करें। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदर धर्मवीर प्रजापति ने अपील की है कि लोग कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए मुसलसल हाथों को साबुन से धोते रहें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी जरूरी बनाएं और मास्क जरूरी लगाएं। उनके अलावा दीगर समाजी खिदमतगार ने भी लोगों से इन बातों पर अमल दरामद करने की अपील की है।
प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जन आंदोलन चल रहा है और जो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोगों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। बार बार हाथों को आप साबुन से धुलें, खाना खाने से पहले अवश्य हाथों को धुलें, बच्चों को भी धुलाएं और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सदा ही याद रखें। मास्क को लगा के कहीं पर भी आप घर से जैसे बाहर निकलते हैं आप मास्क ज़रूर लगाएँ। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इन बिंदुओं पर यदि आप काम करेंगे तो हम कोरोना से अवश्य जीतेंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। कोई भी बीमारी की संभावना हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बिल्कुल ही ढिलाई न बरतें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यही मेरा कहना है। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूर बरतें। जब तक मास्क का प्रयोग करें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ धुलते रहें और जब तक दवा नहीं है तब तक कोई ढिलाई न करें। देशवासियों से विनम्र निवेदन कि कोरोना काल अभी समापन नहीं हुआ है। घर से निकलने से पहले मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। जब तक नहीं बनी दवाई तब तक नहीं ढिलाई, इसका उपयोग करें और सावधानी बरतें। खुद सावधान रहें, परिवार को सावधान रखें। सतही पंचायत इंतखाबात को लेकर बीजेपी तैयारियों में लग गई है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में डिवीजनल इजलास का इनेकाद किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रियासत के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने कहा कि पार्टी के सभी लीडर मुत्तहिद होकर इस इलेक्शन में जीत दिलाने के लिए काम करें। ज़राई बिल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लोगों के दरमियान जाकर दूर करें। असेंबली इंतखाबात से कबल यह इलेक्शन पार्टी के लिए काफ़ी अहम है। गाँव और गरीब के लिए चलाई जा रही सरकारी स्कीमों को मालूमात आम लोगों तक पहुँचाएं। किसानों को बताएं कि यह कानून उनके लिए मुफीद है, उनकी जमीन कोई ताकत नहीं छीन सकती। इलाकाई सदर मोहित बेनीवाल ने अभी से पंचायत इंतखाबात की तैयारियों में जुटने की बात कही। इजलास में मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर संजीव बालियान, रियासत के वजीर ममलकत कपिल देव अग्रवाल समेत कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। चुनाव होने वाले हैं आगामी दिनों में, उसकी तैयारी के लिए हम लोग आए थे जी। सहारनपुर मंडल के जितने भी हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं और उनको यहाँ बुला करके हम लोगों ने पंचायत चुनाव तैयारी के लिए तरीके बताए हैं। आपको इस चुनाव लड़ना है, विशेष रूप से मतदाता सूची के लिए। रियासत में सतही पंचायत इंतखाबात, असेंबली के ज़िमनी इंतखाब और बिहार असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र महकमा आबकारी ने एक अहम मीटिंग तलब की। इस मीटिंग का मकसद नशीली शराब की स्मगलिंग को रोकने के साथ रियासत के सरहद से पार शराब बिहार ना पहुंचे, इसके लिए भी लाहेअमल तैयार किया गया। पुलिस और महकमा आबकारी मिलकर इस पर निगाह रखेंगे कि गैर कानूनी तरीके से शराब की नकलो हमल रोकी जा सके। इसको लेकर महकमा आबकारी के सीनियर अफसरान ने मीटिंग के बाद महकमे के अफसरान को हिदायत दी हैं। बिहार और यूपी में जो निर्वाचन हो रहा, बिहार में सामान्य निर्वाचन और यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये मासिक समीक्षा बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। और यहाँ पर आज सुबह से इस बात की समीक्षा हो रही है कि एक तो जब निर्वाचन की घोषणा हो जाती है उसके 5-7 दिन पहले से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के तुरंत त्वरित बाद और फिर उसका जिलाधिकारी या आरओ द्वारा, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन इत्यादि होने के बाद में इसके रिजल्ट की घोषणा तक पूरा जो आबकारी विभाग है वो पुलिस विभाग के साथ मिल करके, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के साथ मिल करके संयुक्त रूप से हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं कि जो भी अवैध शराब का इधर से उधर होना या उधर से इधर होना वो न हो। बिहार बॉर्डर में हम लोगों ने 17 चेक पोस्ट जो है सीमावर्ती जनपदों में किया हुआ है और हरियाणा आदि राज्यों से जो अवैध मदिरा की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए बॉर्डर के जो पॉइंट्स पे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कुछ आने की संभावना रहती है। उसके दृष्टिगत वहाँ पे
हरियाणा के बॉर्डर वाले भी 15 चेक पोस्ट हम लोगों ने स्थापित किया है। दूसरे जगह हमारी जो बॉर्डर के जो दुकानें हैं जिनमें अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा शराब का उठान कर रहे हैं, उन पे जो है कि ज़्यादा न उठाए उसके लिए हम लोगों ने रोक भी लगा दिया है और उन दुकानों की नियमित अनुश्रवण के लिए भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने जुमे को एटा जिले के दौरे के दौरान गजेटेड अफसरान के साथ मीटिंग में जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में उन्हें सूरत हाल को समझाने की कोशिशें भी की। उन्होंने कहा कि हाथरस में सूरत हाल मामूल पर है। पुलिस का मकसद मुतासरा के कुनबे में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना था, जिसमें हम कामयाब रहे हैं। कुनबे को यकीन है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत पर डिवीज़न के चारों अजला का दौरा करके अफसरान और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करके मौजूदा सूरत हाल की मालूमात हासिल की जा रही हैं। PFI की सरगर्मियों की जांच की जा रही है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। तफ्तीश में जो लोग कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हाथरस कांड के बाद मैं शासन द्वारा मुझे भेजा गया था। मैं विगत 3 दिनों से हाथरस और अलीगढ़ में ही था। तो हाथरस में अब स्थिति लगभग सामान्य है और जो हमारे मकसद थे उसमें पीड़िता के परिवार को में सुरक्षा की भावना हो, जो वहाँ पर लोग हैं उनमें और पीड़िता के परिवार में दोनों में एक ये विश्वास बने कि उनको न्याय मिलेगा और बाकी जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो फिर से सुचारू रूप से चलें। तो इन उद्देश्यों को काफ़ी हद तक हमने पूरा कर लिया है और कल मैंने अलीगढ़ में मीटिंग की थी। आज एटा और कासगंज में मीटिंग करूँगा। शासन के आदेश में मंडल के सभी चारों जिलों में भ्रमण करके वहाँ पर अधिकारियों से बात करना, जनप्रतिनिधियों से बात करना और आपके माध्यम से बात करना, ये दोनों शामिल था। तो काफ़ी स्थिति वहाँ पर हाथरस में सामान्य है। इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, तो वो अलग एजेंसी उसमें जांच कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है और लोगों के विश्वास की बात है, वो काफ़ी हद तक बहाल हो गया है। हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में हैं पब्लिक से। गांव लेवल पर भी मीटिंग्स चल रही हैं, जो विलेज लेवल की मीटिंग्स होती है, कमेटी होती हैं, उसमें सभी पक्षों के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी लोग जो हैं उसमें शामिल हो रहे हैं और काफ़ी हद तक वो जो विश्वास है वो विश्वास बरकरार हो गया है। दिमागी अमराज का कोई भी मसला आपकी पूरी सेहत को मुतासर करता है। दिमागी अमराज से जुड़े मसाइल के बारे में मालूमात और बेदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है आलमी यौम दिमागी सेहत। मानसिक समस्याएं आज लगभग हर आयु के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस बार जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, एवरीवन एवरीवेयर। अगर मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की अच्छी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि उसका हमें रिटर्न मिलेगा। मानसिक समस्या होने पर जरूरी है कि लक्षणों को पहचान कर सही इलाज मिल पाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मानसिक समस्याओं के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। ये जरूरी है कि जो उसकी जो सुविधाएं हैं, उसकी जो एक्सेस है, यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज है वो हो और उससे व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। और ये भी बताना चाहते हैं कि मानसिक बीमारियां ऐसी हैं, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और आप सही वक्त पर इसका इलाज कराएं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आप पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इग्नोर ना करें, इसको समझें और इसका पूरा अपना इलाज कराएं। मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने पर इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, जिससे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना संभव हो सके। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
तहरीक की कोख से निकले मुल्क के कद्दावर लीडर रामविलास पासवान को मुल्क ने दी आखिरी विदाई। पटना के दीघा घाट पर आंजहानी लीडर को पूरी सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूख। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम का करेंगे आगाज। देही इलाकों की अमलाक की तस्दीक के बाद दिया जाएगा मालिकाना हक। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की तामीर का काम पकड़ रहा है रफ्तार। एक मंजिल के लिए तराशे गए पत्थरों को वर्कशॉप से भेजा जा रहा है मंदिर के मकाम पर। और कोरोना के खिलाफ उठाए गए सख्त इक़दाम के सामने आने लगे हैं नताइज। सेहतियाब होने वाले मरीजों की बढ़ रही है तादाद। शरह अमवात में आ रही है कमी। अवामी बेदारी के लिए चलाई जा रही है मुहिम। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।